हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग की यूपी में जो आप लोग के एलईडी ग्रेड के एग्जाम्स होने वाले हैं दिसंबर में, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। इसमें कि 2 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये यूथ का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग को मैंने लिंक भी प्रोवाइड करवाया हुआ है। इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्रैक कोडेक में जाइएगा, तो वहाँ से आप इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अलग-अलग अवेलेबल है, तो आप अलग-अलग जो भी आपका मीडियम हो, आप खरीद भी सकते हैं। साथ में मैं भी आप लोग को सॉल्व करवाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेन पर्पस यही है कि जितना भी आपका सिलेबस है, लगभग सारे ही क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से कवर किए हुए हैं, तो आपका सिलेबस जो आपने अभी तक पढ़ा होगा, उसका अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। और 2018 में जो इसका पेपर हुआ था, वो भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर अभी तक नहीं देखा है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट थर्ड। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, और फ्रेंड्स ऑफ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और साथ ही अगर आपने एएमआरएस में या फिर आपका जो अभी केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आई हुई है, केवीएस की, एनवीएस की, अगर उसमें भी आपने फॉर्म फिल किया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर उसके आपको चाहिए हैं अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़, चाहे वो रीज़निंग के हों, चाहे वो आईसीटी के, कंप्यूटर लिटरेसी के हों या फिर जनरल अवेयरनेस के हों, तो वो मेरे आपको सेकंड चैनल जो मेरा है पीवाईक्यू ज़ोन, उस पर देखिएगा। तो वहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। जो ऑफ़िशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग। लिंक आपको इस चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा उन वीडियोज़ को भी, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएँगे। इस चैनल पे आपको सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराती हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अगर आपका ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस या कोई भी और एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आपको अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ मिल जाएँगे, चाहे वो रीज़निंग हो, कंप्यूटर हो, ये सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि स्पेशल जो ऑडिट होता है, उसका आदेश कब दिया जा सकता है? अधिमान्य अंशधारियों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, सेबी द्वारा, ऋण पत्र धारकों द्वारा। तो विशेष अंकेक्षण जो होता है, स्पेशल ऑडिट कराने का आदेश जो देती है, वो केंद्र सरकार दे सकती है। आवश्यकता होने पर या किसी तरह की कोई नीड है उस कंपनी का स्पेशल वो करवाने के लिए ऑडिट, तो वहाँ पर केंद्र सरकार दे सकती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है। व्यावहारिक अंकेक्षक द्वारा, आर्थिक अंकेक्षक द्वारा, सरकारी अंकेक्षक द्वारा, सचिवीय अंकेक्षक द्वारा। तो वार्षिक लेखों के साथ जो अंकेक्षण रिपोर्ट होती है, वो किसको दी जाती है? यहाँ पर किसके द्वारा दी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो वैधानिक अंकेक्षक जो होता है, उसके द्वारा दी जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन पेश किया जाता है। जो इंटरनल ऑडिट होता है, उसकी जो रिपोर्ट दी जाती है, वो रिपोर्ट किसे दी जाती है? यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है। सरकार को, अंशधारियों को, लेनदारों को, संचालक मंडल को। जो इंटरनल ऑडिटर होता है, उसको नियुक्त कौन करता है? उसको नियुक्त करने का काम होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक मंडल होता है उसका। तो रिपोर्ट भी किसको दी जाएगी? संचालक मंडल को ही दी जाती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। और जो नॉर्मल वैसे अंकेक्षण होता है, उसकी रिपोर्ट किसको दी जाती है? तो जो आपका एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिसे कि शॉर्ट में एजीएम बोला जाता है, इस एनुअल जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके सामने रखी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा किस तरह के अंकेक्षण की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कंपनी अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है, जिससे कंपनी को वित्तीय हानि होती है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। दीवानी लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए, आपराधिक लापरवाही के लिए, वित्तीय अनियमितता के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? एक कंपनी अंकेक्षक अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित करता है, यानी कि जो उसका कर्तव्य था, उसको सही तरह से पालन नहीं कर पा रहा है या अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उससे अगर कंपनी को कोई वित्तीय हानि होगी, तो उसे किस तरह का दोषी ठहराया जाएगा? तो उसे दोषी जो ठहराया जाता है, वो हो जाएगा दीवानी लापरवाही के लिए। तो एक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि उसने लापरवाही करी थी अपने कर्तव्य के निष्पादन करने में, तो यहाँ पर उसने जानबूझ कर के गलती नहीं करी, लापरवाही करी है, तो दीवानी लापरवाही के लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा एक सम्मिलित नहीं है? अब जो आपका अधिनियम चल रहा है वो 2013 चल रहा है, ये आपका क्वेश्चन अपडेट नहीं किया है यूथ की बुक में, ये अब जो चल रहा है आपका 2013 चल रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि अंकेक्षक के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत इसमें से कौन-सी नहीं आती?
लेखा पुस्तकों को देखने का अधिकार, साधारण सभा बुलाने का अधिकार, साधारण सभा में सम्मिलित होने का, साधारण सभा में सूचना प्राप्त करने का। तो यहाँ पर कौन-सा उसका राइट नहीं होता है, तो यहाँ पर लेखा पुस्तकों को देखने का भी होगा क्योंकि उसी के बेसिस पर तो वो ऑडिट करता है। साधारण सभा बुला नहीं सकता, वो साधारण सभा में आवश्यकता होने पर शामिल तो हो सकता है, लेकिन ना तो वहाँ पर वो वोट दे सकता है, ना ही वो अपनी कोई बात रख सकता है। तो साधारण सभा बुलाने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं होता। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। सम्मिलित होने का है, सूचना प्राप्त करने का भी उसको अधिकार है। लेकिन वहाँ पर सभा बुलाने का अधिकार उसको नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी 1956 में भी नहीं था, 2013 में भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नकद लाने पर पुराने साझेदारों में बाँटी जाती है। लाभानी के पुराने अनुपात में, लाभानी के नए अनुपात में, लाभ के त्याग के अनुपात में या फिर पूँजी के अनुपात में। तो यहाँ पर फर्म में जो नया साझेदार जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो यहाँ पर जो न्यू पार्टनर होता है, जो ख्याति यानी कि गुडविल की जो राशि अगर कैश में लेकर के आ रहा है, तो उससे ओल्ड जो पार्टनर होते हैं उनके किस अनुपात में, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, यहाँ पर पूँजी के त्याग के अनुपात होना चाहिए था, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ा लीजिएगा। पूँजी के अनुपात में नहीं है, पूँजी के जो त्याग करते हैं, त्याग अनुपात जो होता है, उस अनुपात में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो होता है, वो क्या करते हैं, बाँटते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी चीज़ें थोड़ी-सी गलत दे रखी हैं, तो अपडेट कर लीजिएगा आप लोग, इसीलिए मैं आप लोग को सॉल्व करवाए दे रही हूँ। जो गलती है तो वहाँ पर उसको सुधार लीजिए, वरना आपका सीधे-सीधे आंसर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, कट भी जाएँगे। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा ये त्याग अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नया साझेदार ख्याति का अपना हिस्सा जो है वो नकद में नहीं लाता है और ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बाँटी जाएगी? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अगर जो नया साझेदार है प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि वो नकद में ला रहा था, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो नकद में नहीं लेकर के आ रहा है और ख्याति का लेकिन आपने मूल्यांकन किया है, वैल्यूएशन है तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि ख्याति है, तो आप उसे पुराने साझेदारों में किस हाथ से बाँटेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप उसे कैसे बाँटते हैं? तो उसे बाँटा जाता है पूँजी के त्याग के अनुपात में, जिस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होता है अपनी पूँजी को, उसी रेशियो में बाँटा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉरी लाभ को सैक्रिफाइस किया होता है, उसी रेशियो में बाँटा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साझेदार के चालू खाते के नाम शेष को दिखाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो साझेदार है चालू खाते आपको पता होगा साझेदारी में क्या होता है 2 टाइप से बनते हैं। एक आपके स्थिर पूँजी वाली हो जाती है, एक परिवर्तनशील हो जाते हैं। जो स्थिर पूँजी वाले हो जाते हैं तो उसमें आपके 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। स्थिर पूँजी की जो बात होती है तो इसमें आपके 2 टाइप्स के बनते हैं। कौन-कौन से बनते हैं? एक आपका पूँजी खाता बनता है, एक आपका पूँजी खाता बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनता है। दूसरा कौन-सा अकाउंट बनता है? चालू खाता बन जाता है। तो ये 2 अकाउंट बनते हैं और जो आपका परिवर्तनशील हो जाएगा उसमें सिर्फ़ एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही तैयार किया जाता है। तो 2 टाइप से बनते हैं। तो 2 टाइप से बनते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साझेदार के चालू खाते के नाम शेष को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये चालू खाता है, करंट अकाउंट है, उसमें आपका डेबिट शेष आया है, तो आप उसे कहाँ पर दिखाएँगे? पूँजी खाते के नाम पक्ष की ओर, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर, चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर, लाभानी खाते के नाम पक्ष की ओर। तो आप उसको कहाँ पर शो करते हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है तो उसे हम दिखाते हैं चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। पूँजी खाता जो होता है तो वहाँ पर सिर्फ़ जब ऐसी स्थिति होती है कि 2 आपके अकाउंट्स रखे जा रहे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो होता है वहाँ पर सिर्फ़ कैपिटल जिससे स्टार्ट करी है और एंड में जो कैपिटल बची है उसको दिखाया जाता है। बाकी जो भी कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, सारी ही चीज़ों को जो आपका कैपिटल अकाउंट सॉरी करंट अकाउंट बनाता है उसमें दिखाया जाता है। जो कुछ भी मिल रहा होता है वो सब क्रेडिट साइड दिखाते हैं, जो कुछ भी दे रहा होता है जैसे कि ड्राइंग्स है तो उसपे इंटरेस्ट पे करेगा तो दिखाया जाएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी साझेदार द्वारा अवकाश लिए जाने पर उनके भाग की ख्याति की राशि जो है वो क्रेडिट की जाती है। सभी साझेदारों के खाते में, केवल अवकाश लेने वाले साझेदार के खाते में, केवल शेष बचे साझेदारों के खाते में या फिर किसी के खाते में नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो वहाँ पर जो उसकी गुडविल है उसको हम कहाँ पर क्रेडिट करते हैं या कहाँ पर दिखाते हैं? उसे हम जो दिखाएँगे उसके अवकाश लेने से जो साझेदार अवकाश ले रहा होता है, रिटायरमेंट ले रहा होता है, उसी के ही खाते में दिखाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति तथा दायित्वों के पुनः मूल्यांकन पर होने वाले लाभानी को साझेदारों में वितरित किया जाता है। यानी कि जो एसेट हैं और जो आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं उनका रीवैल्यूएशन जब होता है, तो वहाँ पर उससे जो भी प्रॉफ़िट या लॉस हुआ होगा तो उसे साझेदारों के
को समान अनुपात में वितरित करते हैं, लाभ-हानि में, पूंजी के अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम किस अनुपात में वितरित करते हैं? तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका रेशियो होता है, उस अनुपात में ही वितरित करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना की जाती है। यहाँ पर किस तरह की जो है बात हो रही है, जो गेनिंग रेशियो होता है उसकी बात की जा रही है। के अनुपात की गणना किस तरह से करेंगे? सरदार के प्रवेश पर करते हैं, सरदार द्वारा अवकाश लेने पर, सरदार के प्रवेश तथा अवकाश लेने पर, उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन में की जाती है? तो जब सरदार द्वारा अवकाश लिया जाता है तब लाभ प्राप्ति, यानी कि जो रिटायरमेंट लेता है तो उसका जो हिस्सा होता है, तो रिमेनिंग जो सरदार होते हैं, बचे हुए सरदार लेते हैं, तो वहाँ पर उसकी हम गणना करते हैं लाभ प्राप्ति की गेनिंग रेशियो की। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पे होने वाले लाभ को किसी साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर धनी किया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन यानी कि जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसकी जो अगर लाभ हो रहा है तो हम साझेदारों के जो अवकाश ले रहा है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, तो कहाँ पर हम दिखाएँगे? अवकाश लेने वाले के साझेदार की पूँजी खाते में, शेष बचे वालों में, सभी साझेदारों में, उसमें से किसी में नहीं। तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं? सभी साझेदारों के पूँजी खाते में। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन में ख्याति की बात की जा रही थी, यहाँ पर बात की जा रही है रिवैल्यूएशन होने पर जो लाभ हो रहा है, तो उसे हम कहाँ पर दिखाएँगे? तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कहाँ दिखाते हैं? तो उसे हम कहाँ पर दिखाएँगे? तो उसे हम सभी जितने भी साझेदार होते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट ले रहा हो या फिर जो रिमेनिंग बचे हैं, सभी साझेदारों के खाते में दिखाएँगे, पूँजी खाते में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के कौन से अंश पर लाभांश की दर पहले से ही निश्चित होती है? साधारण अंश, पौधिकार अंश, समता पौधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किस पे आपकी तो पौधिकार अंश आपको पता ही होगा, जो प्रेफ़रेंस शेयर्स होते हैं उसके साथ लगा रहता है 7%, 8%, 5%, तो वहाँ पर पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कितना उनको डिविडेंड कितने परसेंट दिया जाएगा। और जो साधारण अंश होते हैं, तो एनुअल जनरल मीटिंग में हर साल क्या होती है, जिस हिसाब से लाभ हुआ होता है प्रॉफिट और उसके अकॉर्डिंग जो दर होती है वो डिसाइड की जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है ऋण पत्रधारी क्या होगा? सॉरी ऋणधारी की बात हो रही है, जो लोन ले लेते हैं वो क्या रहेंगे? कंपनी के संस्थापक हैं, लेनदार हैं, देनदार हैं, स्वामी हैं। तो कौन होते हैं वो कंपनी के? वो कंपनी के लेनदार होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, लेकिन जो ऋणधारी होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का प्रीमियम एवं शोधन खाता होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऋण पत्र डिबेंचर्स होते हैं उनका जो प्रीमियम और जो रिडेम्पशन अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट होगा? व्यक्तिगत होगा, वास्तविक होगा, नाम मात्र का, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अकाउंट होता है? तो वो हो जाता है व्यक्तिगत खाता होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज कहलाता है। जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो ब्याज क्या है? लाभांश है, प्रीमियम है, ब्याज है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर खुद ही दे दिया उन्होंने कि विपत्तों पर दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है, ये लिखना चाहिए था, ब्याज ही लिख दिया तो आंसर आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा, ब्याज कहलाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है सब मूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर, इन सभी पर। तो अंशों के बारे में ये चीज़ है कि उसको हम जो है बट्टे पर निर्मित नहीं कर सकते हैं, कटौती पर या डिस्काउंट पर, लेकिन ऋण पत्रों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है कि सभी पर निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती क्या होती है? चालू संपत्ति, चालू दायित्व, स्थायी संपत्ति या फिर बनावटी संपत्ति। तो ये क्या है? जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर निकलता है, वो आपका एक बनावटी संपत्ति होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। उसे हम कहाँ दिखाते हैं? जो एसेट साइड बैलेंस शीट जो बनाते हैं हम, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में सबसे लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा और ये फिक्टिशियस एसेट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्रों के निर्गमन से कंपनी प्राप्त करती है पूंजी, ऋण, उक्त दोनों, ना पूंजी ना ऋण। तो जब इश्यू कर रहे होते हैं डिबेंचर्स को हम, तो कंपनी जो होती है उसको क्या मिलता है? तो कंपनी को क्या चीज़ मिलती है? तो वो हो जाएगा ऋण, यानी कि ऋणपत्रों के निर्गमन से कंपनी को पूंजी जो मिलती है, पूंजी कैपिटल जो रहेगी, वो शेयर्स जब हम इश्यू करते हैं उससे कैपिटल आती है और ऋणपत्रों से ऋण मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मेनली तो मनी दोनों से ही आ रही है, लेकिन वो ये ऋण के रूप में होती है, इसलिए इसको ऋण कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। और कैपिटल जो पूंजी जो होती है, वो आपकी शेयर्स के थ्रू आती है, चाहे वो इक्विटी हो या फिर प्रेफ़रेंस शेयर्स हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम सेवा जो है 1 दिन में कितने घंटे उपलब्ध रहती है? जो एटीएम है, वो सेवा कितने घंटे उपलब्ध रहेगी? 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटों के उसमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है एटीएम जो है वो 24 घंटे 24 आवर्स जो होते हैं वो सर्विस देते हैं, खुले रहते हैं, तो आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं।
करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है आरटीजीएस की सुविधा कब प्रारंभ की गई थी? 1 जनवरी 2004, 26 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005। तो आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में इसकी। शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो करी गई थी वो 20 यहाँ पर 26 मार्च 2004 से करी गई थी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। 2 लाख या उससे ऊपर के जो पेमेंट होते हैं बहुत ही ईजिली इसके थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक व्यापारी अपने यहाँ हानि लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, कर लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन। तो यहाँ पर किस स्वरूप को अपनाता है? तो वो हो जाता है वित्तीय लेखांकन। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था, एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के यहाँ नहीं होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? तो वित्तीय लेखांकन को अपनाता है। लागत लेखांकन करना कंपल्सरी कोई नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वहाँ पर चाहिए होता है। लेकिन सब कंपनियों के लिए लागत लेखांकन कंपल्सरी नहीं है। प्रबंधकीय लेखांकन भी क्या होता है? ऐच्छिक होता है। वित्तीय लेखांकन जो होता है वो सभी कंपनियां करती हैं, सभी व्यापारी भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई मशीनरी की स्थापना पर जो खर्च होगा वो किस खाते में डेबिट होगा? कोई न्यू मशीनरी इंस्टॉल की जा रही है तो उस पर अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो आप किस अकाउंट में दिखाते हैं? खर्च खाता, लाभानी खाता, मशीनरी खाता, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और उसे हम मशीनरी की स्थापना पर चाहे वो वेजेस से रिलेटेड हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, कोई भी हो, वो सीधे किस में जाते हैं? मशीनरी अकाउंट में ही जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर किसी और अकाउंट में आप डालते हैं तो एरर हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। कौन सी एरर हो जाती है? वो एरर आपकी प्रिंसिपल की एरर हो जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी व्यय नहीं है? शेयरों तथा ऋणपत्रों के निर्गम तथा परिव्यय या लागत, इमारत के निर्माण के लिए भुगतान की गई मजदूरी, पुरानी मशीनरी जो कि हाल ही में खरीदी गई है की मरम्मत का व्यय। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से पूंजी व्यय नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला पॉइंट भी जो है वो आपका पूंजी व्यय है। जो बी पॉइंट है वो भी इमारत के निर्माण के लिए क्योंकि भुगतान कर रहे हैं मजदूरी, तो ये भी क्या है इसी बिल्डिंग के ही अकाउंट में जाएगा, तो वो भी पूंजी व्यय है। पुरानी मशीनरी को अगर आप खरीद के उसमें मरम्मत कर रहे हैं, रिपेयरमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपका पूंजी व्यय है। कौन सा नहीं होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है कि 2 वर्ष पुरानी कार के लिए 8.50 रुपए में नए स्पार्क प्लग की खरीद करी है। तो यहाँ पर 8.5 रुपए में जो नए प्लग को खरीदा गया है, ये क्या है? ये आपका प्लग क्योंकि बार-बार जो है खराब होता है, बार-बार खरीदा जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा? ये वाला जो होगा, ये आपका पूंजी व्यय नहीं होगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो पूंजीगत आयगत व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनको भी ज़रूर से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि जो होगी वो ढूंढी जाती है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है कौन से एरर को फाइंड आउट किया जा सकता है? खाता बही में गलत राशि की खतौनी, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में गलत राशि की खतौनी, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में प्रविष्टि लिखने से छूट जाना, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रायल बैलेंस में कौन से एरर को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पर खाता बही में जो आपने अगर लेजर जो बनाया होता है उस लेजर में आपने टोटल करने में किस तरह की मिस्टेक कर दी या पोस्टिंग में गलती कर दी, तो इजीली हम उसे जो ट्रायल बैलेंस होता है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है खातों के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या फिर 6। सबसे ईजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं? सभी को पता है 3 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली किस देश में प्रस्तुत की गई थी या पेश की गई थी? अमेरिका में, जापान में, भारत में, इटली में। किसमें हुई थी? इटली में। किसने की थी? ल्यूकस पैसियोली जो थे उनके द्वारा की गई थी। सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। लूकस पैसियोली जो थे उन्होंने किया था, कब किया था ये क्वेश्चन बनता है तो 1494 में, 1494 में किया था। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तलपट में दिखाया गया अंतिम रहतिया दिखाया जाता है, यानी कि जब ट्रायल बैलेंस में आपके क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो आप उसे केवल चिट्ठे में दिखाएंगे, व्यापार खाते और चिट्ठे दोनों में, केवल व्यापारिक खाते में, इनमें से किसी में नहीं। तो जब जब भी ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं? तो उसे सिर्फ हम जो हमारा बैलेंस शीट होती है उसमें स्टॉक के तौर पर किस साइड में? एसेट साइड में, संपत्ति की तरफ दिखाया जाता है। उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे फिर। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कौन से हैं? वेतन है, मजदूरी, आवक गाड़ी भाड़ा, जावक गाड़ी भाड़ा या फिर कार्यालय का किराया।
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं, जो कि आपके प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें से कौन से हो जाएँगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें आवक जब आपका इनवर्ड कैरेज होता है, कैरेज इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है, एक इनवर्ड होता है, यानी कि जो कच्चा माल आप लेकर के आए हैं, उस पर जो भाड़ा आपने लाने में उसको दिया है, वो कैरेज इनवर्ड या फिर आवक गाड़ी भाड़ा कहलाता है। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लाभ-हानि खाते का ऋणी शेष है। मूर्त संपत्ति, स्थायी संपत्ति, क्षयी संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति। ऋणी शेष यानी कि डेबिट शेष जो होता है लाभ-हानि खाते का, वो किस तरह की एसेट है? क्वेश्चन ये कह रहा है। तो वो आपकी क्या है? वो फ़िक्टिशियस एसेट होती है, कृत्रिम संपत्ति होती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। एसेट साइड में सबसे लास्ट में हम उसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं। इसके आगे 31st से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आपकी जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। सिलेबस आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर किया करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।